तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपना कर रहे थे और हमने 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारे, पहला जो था जो कि डील करता था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंट्री से रिलेटेड था, तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड था, चौथा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा कंटीजेंसी एंड इवेंट अंकरिंग आफ्टर दी बैलेंस शीट था, और पांचवा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा था नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। ये वाला हमने लास्ट क्लास में किया था, है ना। अब हम आगे करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है वो किस बारे में बात करता है, वो बात करता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, वो बात करता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बात करता है अबाउट द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या है, बात करते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू कॉस्ट एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये किसके रिगार्डिंग बात करता है कि भाई हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आ गया, मान लो कोई प्रोजेक्ट आ गया, कोई बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग को बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितना रेवेन्यू होगा उस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से, किसी भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के, ये क्या करता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है कि भाई किसी भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कितना खर्चा या कितना उसमें रेवेन्यू होगा, उसके बारे में बात करता है। Because of the nature of activity undertaken in construction contract, the date at which the contract activities enter into and the date when the activities completely usually fall into different accounting period। कई बार क्या होता है, कोई बिल्डिंग बनना शुरू होती है, अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्डिंग एक महीने में बन जाए, एक साल में बन जाए, हो सकता है 5-5 साल लग जाए ना किसी बिल्डिंग को बनने में। भाई मान लो आज 2023 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आज 2023 के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फिर क्या होगा, हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन 4-5 साल तक चले, 2025 में कंप्लीट हो। तो इसमें क्या होता है, because of the nature of activity undertaken in the construction contract, the date at which the construction activities enter and the date when the construction activities usually fall different accounting period। इसमें क्या होता है, फिर अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड होते हैं। मान लो 2022-23 में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 2024-25 में, तो ये तो अलग अलग हो गया ना अकाउंटिंग पीरियड। तो हम किसी हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, खर्चों को, रेवेन्यू को, हम जो भी रेवेन्यू है, कॉस्ट है, हम उनको किस बेसिस पे अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड करेंगे, ये उसके बारे में बताता है। यहाँ तक किसी का डाउट, कोई समझ आ गई बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? ना सर, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुको बस। अब क्या है, देयरफॉर प्राइमरी इशू क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है 4-5 अकाउंटिंग पीरियड हो, जैसे इसमें अकाउंटिंग पीरियड अलग अलग है। वैसे हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का बनाते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 4-5 साल के अकाउंटिंग पीरियड आता है। तो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, देयरफॉर द प्राइमरी इशू इन अकाउंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज allocation of contract revenue and contract cost to the accounting period in which construction is performed।
तो इसमें हमारे पास क्या इशू आता है, हमारे पास ये इशू आता है कि भाई जिस सालों में कंस्ट्रक्शन हुई, हम जो कॉस्ट हुई है और जो रेवेन्यू हुआ है उस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से, हम उसको किस तरह से एलोकेट करेंगे। दिस स्टैंडर्ड यूज द recognition criteria established in the framework for the perpetual and presentation of financial statement to determine when contract revenue and when contract cost should be recognized as a revenue and expenses in the statement and profit and loss. It also provide practical guidelines on the application of these criteria. The standard should be applied in accounting for construction contract in the financial statement of contractors. बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां होती हैं जो अलग अलग साल तक क्या करती हैं, काफी काफी साल तक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो उनको जो वो कंस्ट्रक्शन कर रही होती है, जो उनको कॉस्ट लगती है और जिनका रेवेन्यू होता है, तो वो किस तरह से उसको डिवाइड करेगी, उसके बारे में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बताता है, जो कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर द construction of assets or combination of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and function of their ultimate purpose of use. तो मतलब क्या होता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इट इज अ वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें काफी टाइम, जिसमें अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। जिस साल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जिस जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, वो दोनों अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में आते हैं। और उस सिचुएशन में हमारे सामने ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि किस जो पूरे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू था और पूरे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉस्ट था, हम उसको 2022-23 वाले अकाउंटिंग पीरियड में दिखाएं या 23-24 वाले अकाउंटिंग पीरियड में दिखाएं। उसके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है वो AS7 बना हुआ है। AS7 अकाउंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरा बताता है अलग से। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? जी सर। यस सर। अब आता है हमारे आगे, नो देखो सर। ऐसा नहीं है कि ये तो सिर्फ इसमें ना हमारी सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ ब्रीफ बता रखा है कि भाई यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन चीजों के लिए है, हमारे लिए जितना रेलेवेंट है, लेकिन आगे किस तरह से करेंगे, कैसे होता है, वो पूरा जो प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनमें बताया गया है। ये तो ब्रीफ है। समझ आ गई मेरी बात? जी सर ठीक है। अब आता है हमारे आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, जिसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। क्या होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन? अच्छा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो हमारे पास पैसा आ रहा है तो किस चीज को हम कहेंगे कि वो रेवेन्यू है। जो हमारे पास पैसा आता है, जो हमारे पास रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू के अंदर हम कौन कौन सी चीज को डालेंगे उसके बारे में बात किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में। द स्टैंडर्ड डील विद द बेस ऑफ रिकॉग्निशन। हम कब मानेंगे कि ये हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है। दिस स्टैंडर्ड डील विद द बेस फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू in the statement of profit and loss of an enterprise. The standard is concerned with the recognition of revenue arising in the course of ordinary activity of the enterprise. इसके अंदर क्या आता है कि this standard deal with the base for the recognition of revenue in the statement of profit and loss of enterprise. The standard is concerned with the recognition of revenue arising in the course of ordinary activity. मतलब इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीजों को हम रेवेन्यू बोलेंगे। अगर हमने किसी गुड्स को सेल किया है और उसको सेल करने से जो हमें पैसा आ रहा है वो क्या है, रेवेन्यू है। अगर हमने कोई सर्विस दी है और उस सर्विस को देने से हमें कोई पैसा आ रहा है तो वो क्या है, वो रेवेन्यू है। अगर हमने द यूज बाय अदर और एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड डिविडेंड, मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज थे जिसका यूज करने के लिए हमने दूसरे किसी एंटरप्राइज को दे रखा है और उसके बदले में हम कोई इंटरेस्ट इनकम, कोई रॉयल्टी, कोई डिविडेंड हम क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, हमारा रेवेन्यू है। वो भी क्या है, हमारा
रेवेन्यू है। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज अ ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश होता है। जो हमारे पास पैसा आता है उसको रेवेन्यू कहा जाता है। कोई भी पैसा हमें रिसीवेबल्स हुआ, कंसिडरेशन, किसी भी ऑर्डिनरी एक्टिविटी, किसी एंटरप्राइज की ऑर्डिनरी एक्टिविटी से, सेल को गुड करके, किसी सर्विस को प्रोवाइड करके, किसी दूसरे रिसोर्सेज से अगर हमें इंटरेस्ट की फॉर्म में, रॉयल्टी की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में कोई इनकम आ रही है तो वो भी हमारा क्या होगा? रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू इज मेजर्ड बाय द चार्ज मेड टू द कस्टमर और क्लाइंट फॉर गुड सप्लाई और सर्विस रेंडर। ये जो रेवेन्यू होता है ये आप अपने कस्टमर से या क्लाइंट से चार्ज करते हो। समझ आ गई मेरी बात? तो ये सारा किस में आता है? ये सारा रेवेन्यू में आता है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन बताता है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 कि भाई किस किस को हम रेवेन्यू कहेंगे, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हमें बताता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग स्टेटमेंट किस तरह से होगा। कोई डाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 और 9 के अंदर? किसी को लगता है कि सर डाउट है तो बस पूछ सकता है। नहीं सर। खुश हो? वो तो सर हाँ जी। सर रेवेन्यू एक्सपेंस तो वो होते हैं हमारे, जो हमारा गुड्स या प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा लगता है वो। क्या कह रहा है? दोबारा से बोल। सर रेवेन्यू एक्सपेंस तो हमारा वो हुआ जो हमारा प्रोडक्ट बनाने में रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब क्या खर्चा होता लगता है? है वो रेवेन्यू होता है हमारा एक्सपेंसेस क्या रेवेन्यू। होता है? रेवेन्यू एक्सपेंस, ये रेवेन्यू एक्सपेंस कौन सी टर्म है? या तो रेवेन्यू होता है या एक्सपेंस होता है। रेवेन्यू एक्सपेंस कुछ नहीं होता। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? आपकी इनकम। एक्सपेंसेस का मतलब होता है क्या होता है? आपका खर्चा। रेवेन्यू इट मींस इनफ्लो ऑफ कैश, एक्सपेंसेस मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश। रेवेन्यू एक्सपेंसेस तो कुछ होता ही नहीं। अब जो बात कर रहे हो वो आप बात कर रहे हो किस चीज की? वो आप बात कर रहे हो आपका जो नॉर्मली जो खर्चा होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ, वो उसकी बात कर रहे हो। रेवेन्यू तो हमारी इनकम होती है ब्रदर। आप बात कर रहे हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। बिजनेस को ऑपरेट करने के रिगार्डिंग जो भी रॉ मटेरियल से रिलेटेड, उसको बनाने का खर्चा, ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चा, डायरेक्ट खर्चे, लेबर के खर्चे, सारा किसमें होता है? दिस इज कॉल्ड ऑपरेशनल, है ना? तो वो होती है चीजें। क्लियर है? यस सर। अब आता है हमारे सामने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। सिमरन एंड किरण, समझ आ रहा है? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे आगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट जो इक्विपमेंट होते हैं वो हमारी टेंजिबल आइटम के अंदर आते हैं। टेंजिबल आइटम के अंदर आते हैं that are held for use in the production and supply of good or service for rental to other or for administration services। ये हमारी वो टेंजिबल एसेट्स होती हैं जिनका यूज हम अपनी बिजनेस में करते हैं, जिनको या तो हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, किसी गुड्स को सप्लाई करने में यूज करते हैं, किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में यूज करते हैं, या किसी को रेंट पे देने पे यूज करते हैं। वो सारी क्या होती है? हमारी गुड्स होती है, वो टेंजिबल एसेट्स होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है ये बताता है इनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। द प्रिंसिपल इशू इन अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स, determination of their carrying about and depreciation charges, and recognition of impairment loss in relation to them. Under the accounting standard, property, plant, equipment are initially recognized at cost
subsequently measured by using either cost model or revaluation model depreciation so that the depreciable amount is allocated on a systematic basis over the useful life. ये कहना चाह रहा है जो हमारा प्रॉपर्टी होता है, जो हमारी प्लांट होती है, जो हमारा इक्विपमेंट होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है वो क्या होता है, वो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती है जिसका यूज हम प्रोडक्शन में करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स में करते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में करते हैं, या किसी को रेंट पे देने में करते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए करते हैं। दूसरा, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करता है, हम इसको एसेट साइड में दिखाते हैं अपना, प्लस हम इसकी वैल्यू किस तरह से डिसाइड करते हैं। इनिशियली हम इसको बुक वैल्यू पे दिखाते हैं, जो भी इसकी कॉस्ट का प्राइस होता है कि जितने में ये परचेज की उतने की वैल्यू इसकी दिखाते हैं, कॉस्ट। बाद में हर साल इसकी जितना जितना इसको यूज करते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट होती रहती है। जैसे कोई भी हमने गाड़ी ली उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, तो वो डेप्रिशिएशन का अकाउंटिंग के बारे में बताता है। प्लस जैसे रिवैल्यूएशन, प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है तो उसका रिवैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन हर साल उसका वैल्यूएशन करवाना पड़ता है। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के रिगार्डिंग कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बताता है। समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़े। जी सर, इसके में प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट से रिलेटेड ही टेंजिबल आइटम आएंगे या मशीनरी, ये सिर्फ प्रॉपर्टी, ये सिर्फ मशीनरी भी आ जाएंगी? नहीं, इसमें सिर्फ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में ही आता है। क्लियर है? जोन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिस चीज के लिए है उसी के लिए ही बात करेगा, अपनी तरफ से आप कुछ भी ऐड ऑन अलग से नहीं कर सकते। अगर ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए है तो ये स्पेसिफिक प्लांट में क्या चीजें आएंगी? प्लांट में आपका प्रॉपर्टी में तो लैंड से रिलेटेड आ गई, प्लांट में क्या चीजें आ सकती है? प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि भाई आपकी कोई लैंड हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई। प्लांट का मतलब होता है कि भाई आपका कोई प्लांट है। प्लांट का मतलब कि भाई आपने कोई प्रोजेक्ट बना रखा है, कोई अंडरटेकिंग है आपकी, प्रॉपर मशीनें उसके अंदर खुद लगी हुई है, आपका कोई बस पूरा प्लांट है एक तरह से। वहां पे आपकी कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री कह लो, कोई मिल कह लो, या कुछ भी कह लो, वो प्लांट होता है आपका। समझ आ गई मेरी बात? जहाँ पे प्रॉपरली सेटअप होता है पूरा। इक्विपमेंट हो गया, कोई मशीनरी अलग से होगी इंडिविजुअली। प्लांट का मतलब होता है कि भाई पूरा सेटअप बना हुआ है आपकी, उसका पूरा मशीनें लग के पूरा अच्छे से पूरी बिल्डिंग पूरा एक प्लांट, उसको प्लांट कहते हैं, जिसमें आपकी क्या है, मशीनें भी हैं आपकी, वहां पे प्रॉपरली लैंड पे ऊपर बिल्डिंग प्रॉपर एंटरप्राइज पूरा बना भी हुआ है, सब कुछ उसके अंदर कवर होता है। उस पूरे चीज को प्लांट बोला जाता है। समझ आ गई? जहाँ पे पूरा सिस्टम बना हुआ है। क्लियर है? जी सर। हाँ जी सर, ठीक है। अब आता है हमारे आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या कहता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, कोई बताएगा? हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बात करता है द फॉरेन करेंसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू। हाँ, कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब कि वो रेट जिसमें हम अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई इट इज द रेट एट विच वन करेंसी, इसमें क्या होता है कि वो रेट जिसमें एक कंट्री की करेंसी को किसी दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज किया जाता है, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे 1 रुपीज इक्वल टू 80 और 81 जो भी चल रहा है रेट, वो डॉलर होता है। तो ये मतलब क्या है कि $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि $1 के बदले में आपको 80 रुपए देना पड़ेगा। क्लियर है? ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। भाई जिस रेट में हमारा रुपया दूसरी कंट्री की करेंसी से क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, तो वो होता है एक्सचेंज रेट। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। और ऐसा नहीं है कि ये सेम ही रहता है, ये डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता रहता है। आज 80 रुपए है, हो सकता है कल 82 हो जाए, हो सकता है कल 75 हो जाए। तो ये
चेंज होता रहता है, और इसके चेंज होने से हमारे अकाउंटिंग पे क्या पड़ेगा असर, उसके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है वो बताता है कि किस तरह से फिर हम करेंगे। बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 की। एंटरप्राइज में कैरी, हाँ जी कोई कुछ पूछ रहा है? सर हाँ भाई। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये किस बेस पे चेंज होता है? ये आप पढ़ोगे जब हम फॉरेक्स पढ़ेंगे ना, फॉरेन एक्सचेंज, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। आपकी इकोनॉमी में मैटर करती है, आपकी इंडिया में जो भी चल रहा है अभी, जैसे इंडिया इज गोइंग टू बी अ डेवलप्ड कंट्री जल्दी, तो जितना आपके देश स्ट्रोंग होता जाता है, जितना पावरफुल होता जाता है, आपकी कंट्री में चीजें होती रहती हैं, तो उस हिसाब से आपकी करेंसी स्ट्रोंग होती रहती है। दूसरा, इसका डिपेंड करता है कि भाई क्या फैक्टर है, ये रेट क्यों चेंज होता रहता है। हो सकता है एक टाइम पे डॉलर 90 रुपए में मिलता था, लेकिन अभी क्या है कि धीरे 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 जैसे जैसे अभी क्या है, काफी सारी कंट्री, इंडिया चाहता है कि मोस्ट ऑफ द कंट्री रुपी में ट्रेड करें। अभी हमारी इंटरनेशनल करेंसी क्या है, कोई बताएगा मुझे? इंटरनेशनल करेंसी हमारी क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड किस चीज में होता है? डॉलर के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में, क्योंकि यूएस डॉलर इस टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है। बेसिकली जब लोग इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं तो डॉलर को प्रेफर करते हैं, डॉलर का लोगों में विश्वास ज्यादा है, डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है। इसी तरह से क्या होता है, हम जैसे इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट कर रही है कि वो आपस में जो ट्रेड करेंगे रुपीज में करेंगे। जैसे काफी कंट्री है, रशिया ने बोल दिया है, टर्की बोल रहा है, काफी सारी कंट्री है कि भाई हम अगर इंडिया के साथ कोई भी ट्रेड करेंगे हम रुपी में करेंगे। अगर जितना ज्यादा कंट्री ऐसे अडोप्ट करती रहेंगी, रुपी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, रुपी का लोगों में ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, रुपी स्ट्रोंग होता जाएगा, और रुपी जब स्ट्रोंग होता जाएगा डॉलर की वैल्यू कम होती जाएगी। ये गैप क्यों है? ये इसी वजह से गैप है। आपकी इकोनॉमी मैटर करती है, आप कितने बड़े, इकोनॉमी आपकी कितनी मजबूत है। अगर देखो अभी क्या है, हम फिफ्थ स्थान पे है, 5वें स्थान पे है मान लो, बहुत जल्दी हम तीसरे पे आ जाएंगे। तीसरी, अगर हम वर्ल्ड की, हमारी इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी तो अमेरिका चाइना के बाद, तो भाई उसके बाद अगर इंडिया थर्ड बन जाएगी तो रुपीज की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, रुपीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और डॉलर के मुकाबले डॉलर सस्ता हो जाएगा। तो ये काफी सारे फैक्टर होते हैं, समझेंगे मेरी बात? तो आपके देश की सिचुएशंस, आपके देश कैसा है, आपके देश में क्या क्या चल रहा है, किस तरह से चीजें हो रही हैं, क्या क्या डेवलपमेंट आपके देश में हो रही है, किस लेवल पे देश जा रहा है, ये बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। कोई एक दो फैक्टर नहीं होता, काफी सारे फैक्टर होते हैं जिनके बेसिस पे आपका एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है। क्लियर है? बढ़े आगे? यस सर। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्या इफेक्ट होगा चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज? एंटरप्राइज में कैरी एक्टिविटी इन्वॉल्व फॉरेन एक्सचेंज इन टू वे। एंटरप्राइज क्या कर सकती है? मे कैरी एक्टिविटी इन्वॉल्व फॉरेन एक्सचेंज इन टू वे। इट मे हैव ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी और इट मे हैव फॉरेन ऑपरेशन। मतलब क्या हो सकता है? फॉरेन एक्सचेंज, फैमा जो एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये कब एप्लीकेबल होता है? दो सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है। या तो आप फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तब आपको फैमा के प्रोविजन कंप्लाइज करने हैं, या फिर अगर आपका फॉरेन के अंदर कोई बिजनेस है तब आपको फैमा के प्रोविजन अप्लाई करने हैं। समझ आ गई? इन ऑर्डर टू इंक्लूड फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एंड फॉरेन ऑपरेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज, transaction must be expressed in the enterprise reporting currency and financial statement of the foreign operation must be translated into the enterprise is reporting currency। ये कहना चाह रहा है कि भाई उस सिचुएशन में मान लो एक कंट्री, एक कंपनी है, एक कंपनी का यूएस में भी ऑपरेशन है, इंडिया की कोई कंपनी है जिसका ऑपरेशन यूएस के अंदर है और इंडिया में भी उसका बिजनेस है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, किस तरह से आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम आप कौन सी करेंसी को यूज करोगे, उसके बारे में बात करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11।
अब ये कहना चाह रहा है कि भाई इन ऑर्डर टू इंक्लूड फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन और फॉरेन ऑपरेशन, अगर आपको फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन जो भी आपने फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन कर रखी है और दूसरा आपने जो भी फॉरेन ऑपरेशन कर रखे हैं उनको अगर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो करना है ना, तो ट्रांजेक्शन मस्ट बी एक्सप्रेस इन द एंटरप्राइज इज रिपोर्टिंग करेंसी and the financial statement of foreign operation must be translated into enterprises reporting currencies। ये कहना चाह रहा है कि भाई फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एंटरप्राइज की रिपोर्टिंग करेंसी है, इंडिया की रिपोर्ट जैसे इंडियन बिजनेस है उनकी रिपोर्टिंग करेंसी क्या है, रुपीस, तो फिर आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा अपने कि भाई मान लो आपने दिखाया कि $1000 का आपने कोई ट्रांजेक्शन की, तो फिर आपको उसको रुपीस के अंदर बताना पड़ेगा कि रुपीस में उसका कितना अमाउंट बनता है। फिर वहां पे एक्सचेंज रेट आता है कि भाई फिर वहां पे एक्सचेंज रेट की महत्व बहुत होती है। द स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाई इन द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी एंड द ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है, अगर आप फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर आपका फॉरेन में कोई ऑपरेशन था और उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको आप ट्रांसलेट कर रहे हो इंडियन करेंसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट को पूरे का पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। जी सर, आ गया। किसी का कोई डाउट? सिमरन यहाँ तक क्लियर है सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, ग्रांट क्या होते हैं? अकाउंटिंग फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट्स। सर सुविधाएं। हाँ मैं बताता हूं, अकाउंटिंग फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट। मान लो ग्रांट आते हैं, गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको ग्रांट पेश किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है, कोई ग्रांट देती है, कोई इंसेंटिव आपको देती है ना, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? आपको कोई डोनेशन की फॉर्म में, आपको कोई इंसेंटिव की फॉर्म में, आपको कोई सब्सिडी की फॉर्म में आपको गवर्नमेंट ने कुछ फायदा दिया, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, उसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो क्या है 12 है वो बात करता है। समझ आ गई मेरी बात? हाँ। अब अकाउंटिंग, हाँ अकाउंटिंग फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट कैसे होता है? दिस स्टैंडर्ड डील विद द अकाउंटिंग फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट। स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ग्रांट आर समटाइम कॉल्ड बाय अदर नेम सच एज सब्सिडी। गवर्नमेंट ग्रांट को क्या क्या बोला जाता है? इसको सब्सिडी बोला जाता है। जैसे सिलेंडर्स पे सब्सिडी मिलती है ना, कि भाई आपको पैसा वापस देती है गवर्नमेंट, आपको फायदा देती है। कैश इंसेंटिव्स हो गए, ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, ये सारे क्या होते हैं? दीज आर ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेड बाय द गवर्नमेंट इन कैश और काइंड टू एंटरप्राइज फॉर पोस्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट के द्वारा दी गई आपको कुछ असिस्टेंस होती है, कोई हेल्प होती है, जो कि या तो कैश में भी हो सकती है या फिर काइंड्स में भी हो सकती है, जो कि कुछ कंडीशन के बेसिस पे गवर्नमेंट आपको देती है। They exclude those form of government assistance which cannot be reasonably have value placed upon them and transaction with government which cannot be distinguished from the normal trading transaction of enterprise। बट इसके अंदर कौन सी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं आते जिनकी वैल्यू को या तो हम क्या नहीं कर सकते, वैल्यू नहीं कर सकते, जिनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, या जो नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन से होती है वो ग्रांट नहीं आते। वो ग्रांट जो गवर्नमेंट स्पेसिफिकली किसी सब्सिडी के रूप में, कैश इंसेंटिव के रूप में, ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में, या तो कैश में देती है या काइंड में देती है किसी कंडीशन के लिए।
The receipt of government grant by the enterprise is significant for the preparation of financial statement for two reasons. Firstly, if a grant has been received, an appropriate method of accounting therefore is necessary. Secondly, it is desirable to give indication of the extent to which the enterprise has been benefited from the such grant during the reporting period. This facilitates comparison of an enterprise's financial statement with those of prior period and with those of other enterprise. तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 आपको ये कहता है कि भाई गवर्नमेंट से अगर आपको ग्रांट मिला है तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का प्रॉपरली मेथड बताओगे और दूसरा आप ये भी बताओगे कि कितना बेनिफिट आपको मिला है, ताकि आप क्या कर सको पिछले साल की जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका कंपैरिजन इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कर सको, या फिर आप क्या कर सको किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की उससे क्या कर सको आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की किससे एंटरप्राइज से आप क्या कर सको कंपैरिजन कर सको। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? अकाउंटिंग यस सर क्लियर है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स का पता चल गया। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होते हैं? कोई भी सब्सिडरी, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक अगर आपको मिल रहा है जो कि कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 कहता है कि जो भी ग्रांट आपको मिला है उसके बारे में आप प्रॉपर्ली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बताओगे। पहला कि भाई उसको मेथड क्या होगी, अपने अकाउंटिंग उसका अप्रोप्रिएट मेथड क्या होगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट मेथड क्या होगा, और दूसरा भाई कितना बेनिफिट आपको मिला सो दैट कि आप अपना कंपैरिजन दूसरे किसी एंटरप्राइज से कर सको या फिर पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपना कंपैरिजन कर सको। तो भाई वो उस चीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 हमें बताता है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी का? नो सर। आगे चले? क्लियर है सर। यस सर। अब आता है जी सर। ठीक है, किसी का कोई डाउट यहाँ तक पहले एक बार बता दो फिर हम आगे चलते हैं। नो डाउट सर। ओके, चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, अकाउंटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग आप कैसे करोगे? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है डील करता है वो किसके रिगार्डिंग? अकाउंटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इन्वेस्टमेंट आर एसेट हेल्ड बाय, इन्वेस्टमेंट हमारी किस में आती है? एसेट के अंदर आती है। इन्वेस्टमेंट को अंदर हम क्या कहाँ दिखाते हैं? एसेट के अंदर दिखाते हैं। इन्वेस्टमेंट आर एसेट हेल्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल, कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट टू द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज। इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट किस पर्पस के लिए की जाती है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि भाई हमें कोई इनकम मिले। इनकम किस किस वे से मिले? टू अर्निंग सम इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपने किसी हाउसिंग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको रेंट मिलेगा या कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। तो इन पर्पस के लिए क्या करता है पर्सन? इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी इंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट करती है। एसेट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई एसेट्स मतलब आपका बिजनेस, किसी भी कंपनी का बिजनेस अगर इन्वेस्टमेंट का है तो वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में नहीं आता, वो किस में आता है? स्टॉक इन ट्रेड में आता है।
इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जिसका बिजनेस सेल परचेज ऑफ एसेट्स, सेल परचेज ऑफ शेयर, जो जिसका काम ही इन्वेस्टमेंट का है, जिसका बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए वो जब वो इन्वेस्टमेंट करता है किसी शेयर्स में या किसमें, तो उसको फिर स्टॉक इन ट्रेड कहा जाता है, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? यस सर, जी सर, क्लियर है। हाँ। एंटरप्राइज होल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर डाइवर्स रीजन। कोई भी एंटरप्राइज है वो इन्वेस्टमेंट करती है, उसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। For some enterprise, investment actively is a significant element of operation and assessment of the performance of the enterprise may be largely or solely depend upon the reported result of the activity। मतलब ये कहना चाह रहा है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये पैराग्राफ, इसमें आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो कि भाई कोई भी एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट करती है, उसके अपने अलग अलग कोई भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन क्या है, फॉर सम एंटरप्राइज, कुछ एंटरप्राइज बिजनेस करने के पर्पज से क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। कुछ एंटरप्राइज अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के पर्पज से इन्वेस्टमेंट करती है। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज होता है। एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिफरेंटली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको बता रखा है करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 12 महीने से कम की है तो आप करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाओगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 साल से ऊपर की है, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए आपने कर रखा है, तो उसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दिखाओगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी क्लासिफाइड इन द स्टैट्यूट गवर्निंग द एंटरप्राइज। ये कंपनी लॉ में प्रॉपर्ली शेड्यूल 1 के अंदर बता रखा है, आपको हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, अगर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, सच फर्दर क्लासिफिकेशन शुड डिस्क्लोज वेयर एप्लीकेबल इज द इन्वेस्टमेंट इन। तो मतलब क्या होता है, अगर आपका कोई प्रोविजन नहीं है, मान लो कोई भी, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, आपके ऊपर कोई एक्ट नहीं लगता, फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से क्लासिफाई करोगे? अगर आपने किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से बताओगे गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटी। आपने शेयर्स या डिवेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको अलग से बताओगे। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो अलग से बताओगे, या कोई अदर स्पेसिफाई नेचर की इन्वेस्टमेंट है दूसरे नेचर की, इनसे उनको अलग अलग हेड में बताओगे। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में मुझे बता सकते हो। नो सर, क्लियर है। मंशा, सिमरन, किरण, जी सर, क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, अब आता है जी अकाउंटिंग। सर, क्लियर है। ओके जी, ओके जी, ओके। अब आता है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर द अमलगमेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अकाउंटिंग फॉर द अमलगमेशन। अमलगमेशन की अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, अमलगमेशन के केस में अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, बात करते हैं। जो ये स्टैंडर्ड है, दिस स्टैंडर्ड डील विद द अकाउंटिंग फॉर द अमलगमेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बात करता है अमलगमेशन के बारे में। अमलगमेशन क्या होता है? अमलगमेशन का मतलब होता है एक कंपनी जब किसी दूसरी कंपनी के साथ मिल जाती है तो इसमें ये वाली एंटिटी खत्म हो जाती है, ये वाली एंटिटी रह जाती है, तो उसको बोला जाता है अमलगमेशन। जब दो कंपनी मिलती हैं, एक कंपनी तो खत्म हो जाती है, दूसरी रह जाती है, उसको अमलगमेशन बोला जाता है। इस सिचुएशन में अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किया जाएगा
कि भाई इस कंपनी की एसेट, इस कंपनी का एम्प्लॉय, इस कंपनी की जो मर्ज में भी 2 कंबाइन हो जाते हैं। हाँ मर्ज भी सेम ही होता है, मर्ज हो जाती है जब 2 कंपनी। देखो मर्जर में क्या होता है, ए बी दोनों मिलकर अलग से ए बी बन जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, मर्जर में क्या होता है, ये और ये मिलकर एक नई कंपनी बन जाती है ए बी। ए बी मर्जर होता है ये, कि दोनों मिल गई और इन्होंने क्या कर लिया, मर्जर कर लिया कि इनका जैसे नाम वोडाफोन है AB। हाँ जैसे VI है ना, वोडाफोन और आइडिया, ये क्या हुई थी, इनका मर्जर हुआ था। अब V मतलब वोडाफोन, I मतलब आइडिया, तो ये क्या है, ये मर्जर है। क्लियर है। जैसे बैंक होते हैं, बैंक भी क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। वो अपना नाम नीचे बताते भी हैं अलग से। कई बैंक आप देखोगे जो मर्ज हुए हैं और कई बैंकों का अमलगमेशन हुआ है। अमलगमेशन में एक एंटिटी क्या हो जाती है, जो मिल जाती है दूसरे में जाके, वो खत्म हो जाती है, और जिसमें मिलती है वो एज इट इज रहती है। क्लियर है। यस सर। जी सर ठीक है। कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, जो कि बात करता है, हाँ किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है हमारा अमलगमेशन के बारे में। अब जैसे क्या होता है, जैसे मान लो ए कंपनी थी और वो बी में जाके मिली जाके यहाँ पे। अब इस कंपनी के एम्प्लॉय, इस कंपनी की एसेट, इस कंपनी की लायबिलिटी, इस कंपनी के और काफी चीजें, ये सारी क्या हो जाएंगी इसमें। किस तरह से आप डालोगे, ट्रांसफर करोगे, उसके लिए जो प्रोविजन बना रखे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बताता है। वही ये कहना चाह रहा है, द स्टैंडर्ड डील विद द अकाउंटिंग फॉर द अमलगमेशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ एनी रिजल्टेंट गुडविल एंड रिजर्व। This standard is directed principally to company, although some of the requirement also apply to the financial statement of other enterprise. According to the standard, amalgamation mean amalgamation pursuant to the provision of Companies Act and any other statute which may be applicable to the company. इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में आपको बता नहीं रखा, क्योंकि इसके लिए पूरा एक डिटेल में क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है। लेकिन ये इसको आप पढ़ोगे, रेफर कर लो प्रोफेशनल, CS प्रोफेशनल के अंदर। लेकिन इसमें आप अकाउंट में भी पढ़ोगे, आगे आएगा ये, आगे पढ़ोगे आप इसमें अगर आया तो। बट इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बता रखा, इसमें सिर्फ इन्होंने यही बता रखा है कि अमलगमेशन होता क्या है, कितनी तरह से आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता है। क्लियर है। मर्जर के केस में क्या होता है, दो कंपनियां मिलती हैं और नई कंपनी बनती है। अमलगमेशन के केस में क्या होता है, एक कंपनी को दूसरी कंपनी खरीद लेती है। क्लियर है। कोई डाउट हो तो बता सकते हो। चलो अब आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर फॉर द एम्प्लॉय बेनिफिट। जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 है एम्प्लॉय बेनिफिट वाला, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है कि भाई एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर क्या क्या आएगा। अब एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर क्या क्या आता है, लायबिलिटी व्हेन, इसमें क्या आता है, द स्टैंडर्ड रिक्वायर द एंटरप्राइज टू रिकॉग्नाइज द लायबिलिटी व्हेन एम्प्लॉय हैज प्रोवाइड सर्विस इन एक्सचेंज फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट टू बी पेड इन द फ्यूचर। भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय आपको सर्विस दे रहा है तो एंटरप्राइज की लायबिलिटी बनती है कि उसकी सर्विस के बदले में उसको बेनिफिट दी जाए। दूसरा, इन एक्सपेंसेस व्हेन, इसमें ये भी बताया जाता है कि कोई भी व्हेन एंटरप्राइज कंज्यूम द इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय इन एक्सचेंज फॉर द एम्प्लॉय बेनिफिट। ये कहना चाह रहा है कि भाई ये उन लायबिलिटी और उन एक्सपेंसेस की बात करता है जिसमें एम्प्लॉय अपनी सर्विस के बदले में क्या लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं। तो इसको, इस एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर वो सारे के सारे उन लायबिलिटी को
और उन एक्सपेंसेस को बताया जाता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ये उसके बारे में बात करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। समझ आ गई मेरी बात? जैसे सैलरी, वेजिस, कोई भी अगर वो हो गया स्वेट इक्विटी शेयर्स, कोई भी बोनस, कोई भी वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड का पैसा, सैलरी का पूरा ट्रीटमेंट, कोई भी हर तरह का कोई भी एम्प्लॉय से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई अप्रिसिएशन, कोई बेनिफिट, कोई रिवॉर्ड है तो सब उस सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के अंदर। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? जितना भी अभी तक आप लोगों ने किया है जी सर, क्लियर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 तक जितना भी हुआ है, किसी को किसी तरह का कोई डाउट कि सर डाउट बहुत बड़ा है, मुझसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बुक के पेज वेज फाड़ के जहाज बना के उड़ा रही हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, और आप भी अपना लैपटॉप बंद कर लो, कोई ऐसी भी फीलिंग अंदर? नो सर, ये भी इजी है। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ऐसा तो जी नो सर, अच्छा क्या कह रही हो सिमरन? ऐसा तो जीआईजीएल में होता है, अच्छा जीआईजीएल में पेज आता है फाड़ ऐसा? दो। अच्छा हाँ जी। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, लास्ट में खोटा सिक्का ही काम आएगा आपके, जीआईजीएल ही आपको बचाएगा हाँ लास्ट में। जी। चले आगे बढ़े। जी सर। अब आता है बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है वो किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है? वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है बोरोइंग कॉस्ट का। अब इस बोरिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है? बोरिंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। इसमें क्या क्या आता है? बोरिंग कॉस्ट के अंदर आता है इंटरेस्ट और दूसरा अदर कॉस्ट। इसमें इंटरेस्ट आता है और अदर कॉस्ट आती है। इनकर्ड बाय एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड। आप कोई भी फंड बोरो कर रहे हो किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, आपको बोरो करते टाइम जो भी उसके बदले में आपको इंटरेस्ट पे करना है, लोन पे आपने पैसा ले रखा है, आप जो इंटरेस्ट पे करते हो और स्टार्टिंग में लोन प्रोसेसिंग की फीस पे करते हो, उसे बोला जाता है बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ qualify asset should be capitalized as a part of cost of that asset। ये कहना चाह रहा है कि भाई किसी भी चीज से रिलेटेड, मान लो आप लोन ले रहे हो किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में, प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया, तो जो कॉस्ट आती है उसको आप साथ के साथ उसी कॉस्ट के अंदर प्रॉपर्टी में ही ऐड कर देते हो। आपने कोई कार ली तो कार के अमाउंट में ही वो ऐड हो जाता है कि भाई आपका टोटल इतना बना, जो भी इंटरेस्ट जो भी वो अकाउंट होता है आप उसको एट्रीब्यूट कर देते हो, उसमें ही आप जोड़ देते हो, उस एसेट के अंदर आप डाल देते हो। अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन शुड बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड। अदर बोरिंग कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेस। दो चीजें होती हैं, आपने किसी कैपिटल को, किसी एसेट को परचेज करने के लिए कोई लोन लिया, मान लो किसी कार को परचेज करने के लिए आपने लोन लिया और कार का लोन आपने करवाया और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, आप क्या कहोगे? मेरे को तो ये कार टोटल लोन का इंटरेस्ट में सारा मिला के 15 लाख की पड़ी। इट मीन्स आपने इस पूरी कॉस्ट को किस में डाल दिया? कार की कॉस्ट में डाल दिया कि भाई मुझे तो, आप क्या कहते हो, मान लो आपने लोन पे घर लिया, वैसे घर की कॉस्ट कितनी थी? 21 लाख की, लेकिन लोन करा लिया और लोन के साथ इंटरेस्ट मिला के वो आपको पड़ रहा है 25 लाख का। आप ये कहोगे ना कि मेरे को तो 25 लाख का पड़ा है ये। इट मीन्स कि आप उसकी जो पूरी वैल्यू है किसमें, उस कॉस्ट को किसमें एट्रीब्यूट कर रहे हो? कैपिटल के अंदर। लेकिन अगर आपने छोटे मोटे किसी चीजों के लिए लोन ले रखा है तो फिर उसको आप नॉर्मली छोटी मोटी चीजों के लिए इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो आपका एक्सपेंसेस में आएगा। अगर आपने किसी रिकरिंग नेचर के खर्चे के लिए
लोन लिया था और उसके खर्चे के लिए आप कर रहे हो। अगर आप किसी एसेट को परचेज करने के लिए लोन लेते हो और उसके बदले में आपको बोरिंग कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो वो वैल्यू पूरी किस में आती है, वो एसेट के अंदर आती है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट किसमें, डेली के खर्चों को पूरा करने के लिए करते हो, तो वो किस में आता है, वो आपका एक्सपेंसेस में आता है। क्लियर है, समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट? जी सर। कोई डाउट हो तो मुझे नो बताओ। सर। नो सर। आगे बढ़े। आगे बढ़े। हाँ जी सर। अब बात करते हैं अकाउंटिंग हाँ स्टैंडर्ड जी सर। 17। अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, AS 17, जो कि बात करता है सेगमेंट रिपोर्टिंग की। किसकी बात करता है? सेगमेंट रिपोर्टिंग की। क्या होता है सेगमेंट रिपोर्टिंग, हम बात करते हैं। The objective of this standard is to establish principle of reporting of financial information about the different types of product and service of an enterprise produce and different geographical area in which it operate. Such information help us of financial statement. ये सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात करता है। इसके अंदर हम उन प्रोडक्ट की, उन सर्विसेज की इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि अलग अलग ज्योग्राफिक एरिया के अंदर क्या करती हैं, प्रोड्यूस की जाती है। समझ आ गई? क्लियर है? तो इस सेगमेंट रिपोर्टिंग मतलब क्या होता है कि सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब होता है क्या एक बार बता कि दी। भाई सेगमेंट का मतलब होता है कि अलग अलग एरियाज के अंदर आपके ऑपरेशन किस तरह के हैं। सेगमेंट का मतलब होता है अलग अलग प्रोजेक्ट से रिलेटेड अलग अलग एरियाज में आपके किस तरह से कोई प्रोडक्ट आप दे रहे हो, किस तरह से आप सर्विस आप दे रहे हो। अब हो सकता है कि भाई मान लो आपके ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। अब ये तो नहीं है ना कि हर एक कंट्री में आप बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो सकता है किसी कंट्री में आप वीक हो, किसी कंट्री में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कहीं किसी एरिया में आपके प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहे। होती है ना चीजें ऐसी, कहीं पे आप कर ही नहीं सकते। तो उन पूरे सेगमेंट का आप क्या करते हो, रिपोर्टिंग देते हो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया बेसिस पे। इसमें आप बताते हो परफॉर्मेंस कैसी है आपकी, अलग अलग एरियाज में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। भाई आप बताते हो किस तरह से आप रिटर्न रिस्क आपका एंटरप्राइज के अंदर कैसा है, और उसके बारे में आप जो भी जजमेंट है, मेक मोर इन्फॉर्म जजमेंट अबाउट द एंटरप्राइज एज अ होल। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर आप सारी की सारी ये चीजें बताते हो। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। किसी का कोई डाउट? सेगमेंट रिपोर्टिंग में किसी का कोई डाउट? आप जो ये सेगमेंट रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन देते हो, अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देते हो और फाइनेंशियल स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देते हो। तो ये सारा आप किस में देते हो, जब आपका जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके प्रोड्यूस आप जो चीजें कर रहे हो, जो आप सर्विस अगर अलग अलग एरियाज में प्रोवाइड कर रहे हो, अलग अलग लोकेशंस में प्रोवाइड कर रहे हो, तो हो सकता है किसी एरिया में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या किसी एरिया में आप कम परफॉर्म कर रहे हो। तो इसके बारे में आप पूरा क्या करते हो, एरिया वाइज पूरा प्रोजेक्ट वाइज अपना रिपोर्टिंग करते हो इसमें कि भाई हमारे प्रोजेक्ट यहाँ यहाँ है, हमारे प्रोजेक्ट पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट वेस्ट सब बताते हो। कहाँ कहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस कैसी है वो पूरा बताते हो। इसमें आप पूरा अच्छे से सारा इलेबोरेट करके बताते हो। क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे आता है 18, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। अच्छा, रिलेटेड पार्टी क्या होता है?
अगर मैं रिलेटेड पार्टी का नाम बताऊं तो कंपनी की रिलेटेड पार्टी कौन होगी? सब्सिडरी कंपनी। हाँ, रिलेटेड पार्टी के अंदर आता है तो कंपनी दोबारा के रिपीट करना। हाँ, रिलेटेड पार्टी के अंदर आता है कि कोई भी कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी, कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी, कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, जिसका लिंक कंपनी से डायरेक्टली वे में या इनडायरेक्टली वे में किसी भी तरह से है। अगर रिलेटेड पार्टी का कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उस रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के बारे में भी आपको देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन कंपनी की रिलेटेड पार्टी है। द ऑब्जेक्ट इज टू स्टैंडर्ड टू एस्टैब्लिश द रिक्वायरमेंट फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। आपको जो भी आपकी रिलेटेड पार्टी है हर एक का आपको अपनी कंपनी के साथ रिलेशनशिप बताना पड़ेगा। अगर आपकी कोई होल्डिंग कंपनी है तो होल्डिंग कंपनी की डिटेल, सब्सिडरी कंपनी है तो सब्सिडरी कंपनी की डिटेल, जॉइंट वेंचर कंपनी है उसकी डिटेल, एसोसिएट कंपनी है उसकी प्रॉपर्ली अच्छे से क्या देनी पड़ेगी, डिटेल देनी पड़ेगी। आपको पूरा बताना पड़ेगा कि भी रिलेटेड पार्टी है आपकी या नहीं है। अगर कोई आपकी कंपनी का रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन हुआ है उसका भी आपको पूरा क्या देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर इसमें आपको देना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? तो आपको ये आपकी और ये किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर? बेसिकली होल्डिंग कंपनी की डिटेल में ये आके यहाँ पर चलता है। समझ आ गई? क्लियर है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके बारे में बात करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के बारे में बात करता है। किसी का कोई डाउट तो मुझे बता सकता है। नो सर, नहीं है। खुश हो आप लोग? क्लियर है सर। चलो, अब आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो कि बात करता है लीज के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बात करता है लीज के बारे में। अब लीज क्या होता है? एक तरह से भाई अगर कंपनी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी लीज पे दे रखी है या लीज पे कोई लैंड यूज कर रही है, कोई राइट किसी को दे रखा है, तो उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर किसमें दे रखे हैं? कंपनी ने अपने कोई भी किसी भी तरह से कोई लाइसेंस दे रखा है। दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं, एक तो लीज एग्रीमेंट होता है, एक लाइसेंस। लीज के अंदर प्रॉपर्ली क्या होता है, आप एक पूरा एग्रीमेंट करते हो, लाइसेंस के अंदर आप किसी को राइट देते हो यूज करने का कोई चीज। तो मतलब इसमें क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब फॉर लेसी एंड लेसर द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ोगे फाइनेंस के अंदर, एफएम के अंदर इसको पढ़ोगे आपके सेकंड पार्ट के अंदर। सर लीज पे देना मींस रेंट पे देना? हाँ, लीज रेंट कर देना। लीज देखो क्या होता है, रेंट जो होता है वो छोटी टर्म होती है। लीज होती है मतलब इट मींस कि आप 20 सालों के लिए, 25 सालों के लिए, एक डेफिनेट पीरियड के लिए किसी को लीज पे दे रहे हो, उसके बदले में आप उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट। रेंट जो होता है वो हर साल हो सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन लीज क्या होती है, एक बार लीज के अंदर जो अमाउंट मेंशन हो गया वो होता है प्रॉपरली। लीज पे ये रहता है कि भाई अगर 10 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया लीज का, तो आपसे जितना भी अमाउंट उस लीज में मेंशन किया गया पर मंथ आपसे वो ही चार्ज किया जाएगा। लेकिन रेंट क्या होता है, रेंट जो होता है एग्रीमेंट वो सिर्फ 11 महीने के लिए ही रहता है, फिर आपको दोबारा से बनवाना पड़ता है रेंट एग्रीमेंट। शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आप कुछ यूज कर रहे हो तो उसको आप रेंट बोल सकते हो, लेकिन आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए आधी आधी लीज लाइफ टाइम के लिए भी होती है। सर अगली संडे समय तक हाँ। कौन सी चीजें दी पे? क्या हुआ? कौन सी चीजें दी जाती हैं लीज पे? हम कौन सी चीजें लेते हैं किसी से? लीज के अंदर आप कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल आप घर ले लो, कोई बिल्डिंग ले लो, कोई दुकान ले लो, कोई फैक्ट्री ले लो, कोई जमीन ले लो लीज के ऊपर, तो ये क्या होता है, अब जैसे आपने देखा होगा, मींस उसकी अमाउंट क्या है? हाँ, अब जैसे क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाँ हम जी। वृंदावन गए थे, वृंदावन में मिठाई वाले की वहां पे ना छोटी छोटी शॉप है वृंदावन के अंदर। उनकी वो खुद की शॉप नहीं है, उनके पूर्वजों ने किसी टाइम में
25 पैसे में वो क्या ली थी, लीज पे ली थी, और आज तक वो उसके पता कितना किराया देते हैं, 25 पैसा बस। हमने एक मिठाई वाले से पूछा था, कहते कि हमारी वैसे खुद ही की है, एक लीज पे चल रहा है, 25 पैसा ही देते हैं महीने का। इट मीन्स कि भाई जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया। क्लियर है? लीज पे ये रहता है लंबे टाइम के लिए। अगर लाइफ टाइम के लिए लीज होगी मनी की वैल्यू का जैसे इन्फ्लेशन, उसका कोई असर नहीं होगा? कोई असर नहीं होता। आज भी वृंदावन में 25-25 आज भी वृंदावन में 25-25 पैसे पे दुकान रेंट पे है। क्या क्या है 25 पैसा? कुछ भी नहीं है खुद। तो वो लाइफ टाइम के लिए, पता नहीं कितनी पीढ़ियां ऐसे ही निकल गई उनकी। सर फिर उसकी अमाउंट एक टाइम पे दी जाती है या फिर आगे जाकर दी जाती है उसकी अमाउंट पेमेंट? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है लेसी की और लेसर की। अगर वो रिवोक करना चाहे अपनी लीज को कर सकता है, अगर वो कोई चेंज करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि भाई किस तरह से आप कर रहे हो। समझ आ गई मेरी बात? हाँ सर। हाँ भाई सर हाँ सर, ये जो लीज की जो प्रॉपर्टी होती है वो कमर्शियल यूज के लिए होती है, फिर प्राइवेट यूज भी कर सकते हैं? प्राइवेट यूज के लिए भी होती है, कमर्शियल यूज भी होता है, प्राइवेट यूज के लिए भी आप लीज पे ले सकते हो। कुछ भी बेसिकली ज्यादातर देखा गया है कि जो लीज प्रॉपर्टी होती है वो आप जैसे कोई भी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है उनको, लेकिन कई लोग अपने प्राइवेट यूज, मतलब लीज का टर्म ऐसा नहीं है कि आप कमर्शियली यूज कर रहे हो। बेसिकली बस ये है कि लीज जो टर्म यूज होती है वो कमर्शियल ज्यादा यूज होती है, कमर्शियली लोग ज्यादा यूज करते हैं लीज के केस में। क्लियर है ना? समझ आ गई मेरी बात? तो भाई पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होता है लीज का, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बता रखा है, और हर तरह की लीज पे ये एप्लीकेबल होता है। लीज एग्रीमेंट अब क्या है, जैसे लोग, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो क्या कर रही हैं, वो गैस, टिम्बर, मेटल, इनको यूज करने के गवर्नमेंट से उन्होंने राइट ले रखे हैं। बड़ी बड़ी जैसे टिम्बर हो गया, मेटल्स हो गया, गैस होगी, आदो ने तो गवर्नमेंट से लीज पे वो भी ले रखी हैं, कोयले की खाने चल रहा है राइट, उनके राइट ले लेते हैं यूज करने के लिए। तो ये सारा क्या होता है, इस तरह से इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हमें बताता है लीज का 19 बताता है। समझ आ गई मेरी बात? 19 तक क्लियर है सबको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 90 तक क्लियर है? ये सारा का सारा जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेंगे? सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जितना बता रखा है ना, इनके रिगार्डिंग प्रोविजन पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो होंगे। क्लियर है? अब मैं जो उनसे ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्लियर है? हाँ, ये आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है क्या होती हैं ये चीजें, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे अर्निंग पर शेयर है, क्या होता है अर्निंग पर शेयर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 बताता है। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि भाई एक शेयर पर शेयर होल्डर कितना कमा रहा है, पर शेयर एक इक्विटी शेयर पर कितनी अर्निंग हो रही है। अर्निंग पर शेयर का मतलब टोटल जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, जो नेट प्रॉफिट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर टोटल नेट प्रॉफिट को कंपनी के डिवाइड कर दिया जाए नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको पता चल जाएगा कि अर्निंग पर शेयर कितना है, पर शेयर पर एक शेयर पर कितना अर्निंग हो रहा है। सर आपकी आवाज कट रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज? जी सर आती है, बीच में कट जाती है। कोई डाउट? नो सर। हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड टू प्रिस्क्राइब प्रिंसिपल फॉर डिटर्मिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर्स। इसमें यह बता रखा है कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 कहता है कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या कहता है कि जितनी अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगी उतना ही ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बेटर होती है। तो हमें अगर परफॉर्मेंस देखनी है, हमें अगर अपनी किसी एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को सुधार में करना है, तो उसकी अर्निंग पर शेयर से हमें पता चल जाता है। ऐसे तो कंपनी दिखाने को ये बोल दे कि हमारे पास तो 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, हमारे पास 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर कंपनी के मान लो शेयर ही कंपनी के पूरे मान लो कितने हैं,
100 करोड़ के शेयर है, 100 करोड़ शेयर है, तो 100 करोड़ डिवाइड बाय 100 करोड़ के शेयर कितना हुआ, पर शेयर अर्निंग कितनी है, 1 रुपए की, तो ईपीएस कितनी आ गई, 1 रुपए की। जितनी ईपीएस ज्यादा होगी उतना ही कंपनी की परफॉर्मेंस हम कहेंगे अच्छी है। तो हमें किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, कंपेयर करना है, तो उसकी अर्निंग पर शेयर का एक अच्छा अर्निंग पर शेयर होना बहुत मैटर करता है। समझ आ गई? तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? अर्निंग पर शेयर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हो ना पूरा अपना, जब सब कुछ टैक्स टूक्स माइनस करने के पास आपके पास नेट प्रॉफिट आता है, जी सर। अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो आपका क्या आ जाता है, अर्निंग पर शेयर आ जाता है। क्लियर है? तो इसको आप पढ़ लेना, जो भी नॉर्मल है उस पर्पज से। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बता रखा है, मैंने आपको बताया था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, बताया था कि नहीं बताया था? कंसोलिडेटेड भाई, जब कंपनी, अगर किसी कंपनी की कोई होल्ड वो है, सब्सिडरी है, एसोसिएट कंपनी है, तो सारे का सारा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में किस तरह से किया जाएगा सारा हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 बताता है। तो होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। हाँ, जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है, ये प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर बताता है कि किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आ गई कि एक पेरेंट कंपनी को, होल्डिंग कंपनी को पेरेंट कंपनी भी बोला जाता है। जहां पे वर्ड पेरेंट कंपनी आता है उसका मतलब होल्डिंग कंपनी से है, कि भाई एक होल्डिंग कंपनी किस तरह से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, किस तरह से ग्रुपिंग करेगी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 बता के चलता है कि आपको किस तरीके से अपनी ग्रुपिंग करनी है होल्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो ये इस तरह से पूरा कौन बताता है आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बताता है। क्लियर है? तो अभी जो ये स्टैंडर्ड है इसका यूज कब किया जाता है, इसका यूज किया जाता है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज। क्लियर है? द स्टैंडर्ड should also apply in accounting for investment in subsidiary in separate financial statement of a parent company। तो ये अकाउंटिंग कब, AS21 जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग अकाउंटिंग है, इसकी जो वो है, क्या कहते हैं, इसको यूज कब करते हैं, इसको यूज तब भी किया जाता है जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं किसी सब्सिडरी कंपनी, किसी होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट का किसी सब्सिडरी कंपनी में। अगर किसी पेरेंट कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है सब्सिडरी में, उसकी अकाउंटिंग के लिए भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 का यूज करते हैं। कोई डाउट तो मुझे बताओ। नो सर, नहीं है। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 ये इतने रेलेवेंट नहीं है, तो मैं इसको ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूं ताकि आपको नॉलेज में रहे। आपके ज्यादातर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है यहीं तक रेलेवेंट है, ईपीएस तक, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। अब नीचे वाले बहुत रेयर चांस है आपके एग्जाम में आए, लेकिन यू आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मैं आपको एक बार ऊपर ऊपर से बता देता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ से लेके 22 से लेके। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना मत, भाई एक बार पढ़ लेना ताकि आपको नॉलेज में रहे कि क्या होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर टैक्स इनकम, टैक्स ऑन द इनकम। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि भाई हम किस तरह से टैक्स जो है कैलकुलेट करेंगे इनकम के ऊपर। टैक्स हम कौन कौन से टैक्स को हम कंसीडर करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द टैक्स। टैक्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। टैक्स ऑन इनकम इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंटरप्राइज। टैक्स एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट आइटम है, एक इंपॉर्टेंट आइटम है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। In according to the matching concept, tax on income are accrued in the same period as revenue or expenses in which they are related। मतलब मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है अगर आपके ऊपर टैक्स एज पर मैचिंग कंसेप्ट लग रहा है तो इसका मतलब ये है, मैचिंग कंसेप्ट का मतलब ये है कि भाई आपकी इनकम पे टैक्स उसी पीरियड में लगेगा जिस पीरियड के रेवेन्यू एक्सपेंसेस। मतलब मान लो कि आपको 2023 के आपकी इनकम थी, तो आप पे टैक्स भी 2023 की इनकम पे ही लगेगा। ये क्या है,
मैचिंग कंसेप्ट है। ये कहना चाह रहा है मैचिंग कंसेप्ट, ये कह रहा है कि भाई इन अकॉर्डेंस विद द मैचिंग कंसेप्ट टैक्स ऑन द इनकम आर accrued in the same period has the revenue and expenses in which they are related. Matching of the tax against revenue of a period pose special problem arising from the fact that in a number of cases taxable income may be significantly different from the accounting year. आपने देखा होगा इनकम टैक्स के अंदर हम दो पीरियड यूज करते हैं, एक होता है अकाउंटिंग पीरियड या फिर जिसको हम प्रीवियस ईयर भी कहते हैं, प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। बेसिकली क्या होता है, टैक्स हमेशा कौन सी ईयर की इनकम पे लगता है, कोई मुझे बताएगा? टैक्स कौन सी ईयर की इनकम पे लगता है, किसी को नॉलेज है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की इनकम पे हमेशा टैक्स पीपीवाई पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि सेम ईयर में ही आपने इनकम कमाई और सेम ईयर में ही उस पर टैक्स पे कर दिया, नहीं। हमेशा मान लो 2022-23 की इनकम का टैक्स आप 2023-24 में पे करोगे असेसमेंट ईयर में। जिस ईयर में टैक्स पे किया जाता है उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं, और जिस ईयर की इनकम पे किया जाता है उसको प्रीवियस ईयर की इनकम कहते हैं। ये होना बहुत जरूरी है। कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई जिस ईयर में इनकम हुई और उसी ईयर में आपने टैक्स पे कर दिया, कि भाई उसी ईयर में आपको इनकम टैक्स फाइल करना है या कुछ भी नहीं। हमेशा क्या होता है, आप टैक्स कैसे पे करते हो, प्रीवियस ईयर की इनकम का टैक्स असेसमेंट ईयर में पे करते हो। क्लियर है? तो ये आपको कौन बताता है पूरा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको कौन करवा के देता है? अकाउंटिंग फॉर द टैक्स ऑन इनकम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। समझ आ जाएगा, पढ़ लोगे। जी सर। अकाउंटिंग फॉर, ये कुछ नहीं है, इसको काट दो, ये भी काट दो, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, ये कुछ नहीं है। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, समझ आ जाएगा? इंटेंजिबल एसेट्स पढ़ रखा है ना, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? जी Yes, सर। sir. किसी Yes, को sir. अगर किसी को समझ नहीं हो तो मुझे बताओ। किरण, इंटेंजिबल एसेट्स का पता है? पढ़ लोगे? यस सर। हाँ हाँ जी सर। क्योंकि ये मैंने आपको पढ़वाया इंटेंजिबल एसेट्स, हाँ जी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरा इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 जो है इंटरिम फाइनेंस रिपोर्टिंग, ये कुछ नहीं है, इसको काट दो, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये आपको याद रखना है कि भाई एक बार आप अपनी उससे पढ़ लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला एक बार पढ़ लेते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 पे आ जाओ। जो जो कटवा दिया है एक बार आप अपना ऊपर से पढ़ लेना, बट इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम, तो उसको इतना ज्यादा वो देने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब फाइनेंस रिपोर्टिंग ऑन इंटरेस्ट इन द जॉइंट वेंचर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड is to set out the principle and procedure for accounting for the interest in the joint venture and reporting of joint venture assets, liability, income and expenses in the financial statement of venture and investor. किसी भी कंपनी का अगर जॉइंट वेंचर के साथ, किसी भी कंपनी का अगर किसी जॉइंट वेंचर में इंटरेस्ट है, अगर किसी भी कंपनी का कोई जॉइंट वेंचर है ना, तो उसका भी प्रॉपरली अकाउंटिंग स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कि भाई उसी की एसेट्स, उसकी लायबिलिटी, उसकी इनकम, उसके एक्सपेंसेस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है 27। अगर किसी कंपनी का कोई जॉइंट वेंचर है तो उस जॉइंट वेंचर के रिगार्डिंग जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उस इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो किस में होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 के अंदर होगा। उसमें उस जॉइंट वेंचर की एसेट कितनी है, उसकी लायबिलिटी कितनी है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, वो सारे का सारा हमें कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। द स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाई इन द अकाउंटिंग फॉर द इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर।
तो ये स्टैंडर्ड किस पर्पस के लिए अप्लाई किया जाता है? ये स्टैंडर्ड अप्लाई किया जाता है अकाउंटिंग करना, किस चीज की? इंटरेस्ट इन द जॉइंट वेंचर, रिपोर्टिंग ऑफ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर की एसेट कितनी है, जॉइंट वेंचर की लायबिलिटी कितनी है, जॉइंट वेंचर की इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितना है, वो सारे के सारा उस चीज के रिगार्डिंग आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? तो जॉइंट वेंचर्स और मर्ज में क्या डिफरेंस है? किसमें? इसमें भी तो पूरा का पूरा वो हो जाता है ना, किसमें? जॉइंट। तो जॉइंट वेंचर के अंदर भी तो कंपनी मर्ज होती है ना? जॉइंट वेंचर के अंदर कंपनी मर्ज नहीं होती। जॉइंट वेंचर के अंदर क्या रहता है, जैसे ए बी और इन ये कंपनी थी, ये भी ऐसे ही रही, ये कंपनी थी, ये भी ऐसे ही रही, मतलब ये अलग कंपनी चल रही है, ये अलग कंपनी चल रही है, इन्होंने पार्टनरशिप कर ली और एक अलग से एक और मिलकर एक अलग से एंटिटी बना दी, जॉइंट वेंचर। ये भी ऐसे ही है, ये भी काम कर रही है। मारुति, मारुति की अपनी इंडिविजुअल एंड वो है आइडेंटिटी है। सुजुकी जापान में अलग से काम कर रही है, लेकिन उनका दोनों का जॉइंट वेंचर मिलके मारुति सुजुकी अलग से काम कर रहा है। समझ गए मेरी बात? तो ये जैसे मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी क्या करती है, जॉइंट वेंचर के बारे में बताती है, पूरा डिस्क्लोजर देती है कि हमारा जॉइंट वेंचर है मारुति सुजुकी, इसकी एसेट, इसकी लायबिलिटी, इसका वो। समझ गए मेरी बात? सुजुकी कंपनी भी इसका डिस्क्लोजर देती होगी कि भाई हमारा एक जॉइंट वेंचर है। क्लियर है? यस सर, हीरो होंडा भी थी। हाँ, ये कितना hold करते हैं? क्या कह रहे हो? कुछ परसेंट से कुछ वो करते हैं क्या? यस सर। कुछ कुछ दोबारा से बताओ। सर कुछ परसेंट होल्ड करते हैं या पूरा का पूरा ही कर लेते हैं? भाई वो डिसाइडेड रहता है, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बनता है, एक बनता है जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, जिसमें डिसाइड किया जाता है ओनरशिप का, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि भाई इस जॉइंट वेंचर के अंदर मारुति सुजुकी के अंदर हो सकता है कि भाई 40% मारुति के पास हो और 60% सुजुकी के पास हो, या हो सकता है 60% मारुति के पास हो और 40% सुजुकी के पास हो, या हो सकता है 50-50 भी हो। यह डिसाइडेड होता है, वो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट जो बनता है उसमें डिसाइडेड होता है। समझ आ गई मेरी बात? जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है ना, जी सर। पार्टनरशिप अपनी रेशो डिसाइड करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग, ऐसे ही जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट होता है जिसमें ये अपनी डिसाइडेड करते हैं परसेंटेज कि किस किस की कितने परसेंट ओनरशिप होगी। क्लियर है? जॉइंट वेंचर के लिए एग्रीमेंट जी बनता है सर। पूरा, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, जेवी एग्रीमेंट भी कहते हैं इसको। ओके सर। हाँ, इम्पेयरमेंट का कुछ नहीं है, एक बार आप पढ़ लेना इम्पेयरमेंट का, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स क्या होता है। इम्पेयरमेंट इतना कुछ नहीं आएगा, लास्ट वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, लेकिन जो पढ़ाया है प्रॉपरली अच्छे से, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, उनको तो बड़ा डीपली जाके पढ़ना है जो मैंने पढ़ाया है। लेकिन जिनको ऊपर ऊपर से जिनको कटवाया है, लेकिन आप एक बार खुद से पढ़ लेना, सो दैट कि ऐसा ना हो कि भाई मैंने ना पढ़ाया या कटवा दिया, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी आप पढ़ लेना। कहीं कई बार 0%, 0.1% चांसेस होते हैं कि अपना एग्जाम में घुस जाए कैसे भी करके, तो फिर भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ लेना। क्लियर है? समझ आ गई? जी सर ठीक है। अब आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये। उसके बाद हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। तो ये आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स। प्रोविजंस, एक इसमें आता है प्रोविजंस, एक इसमें आता है कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी, और एक आता है कंटीजेंट एसेट। जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है, ये किसके लिए बात करता है? ये बताता है कि भाई, ये बताता है कि प्रोविजंस क्या होंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होंगी, कंटीजेंट एसेट्स क्या होंगी। तो ये इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करता है। और ये कब डिस्क्लोज, क्या क्या प्रोविजन डिस्क्लोज का हम डिस्क्लोजर देंगे, कौन कौन सी कंटीजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर देंगे, कौन कौन सी कंटीजेंट एसेट्स का हम प्रॉपरली डिस्क्लोजर देंगे। और ये बताता है कि भाई उनके डिस्क्लोजर, उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोज करेंगे, ताकि यूजर्स को, यूजर्स कौन होते हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ताकि समझ पाए कि उनका नेचर क्या है, उनकी टाइमिंग क्या है, और कितने अमाउंट का प्रोविजन है, कितने अमाउंट की, किस तरह की कंटीजेंट लायबिलिटी है, किस तरह की कंटीजेंट एसेट है। समझ आ गई? क्लियर है? दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाई in the accounting for the provision and contingent liability and in dealing with contingent asset, except those resulting from financial instrument that are carried at fair value, those resulting from executory contract। इसको काट दो, इसमें कुछ नहीं है, आप इतने तक पढ़ो कि भाई आप प्रॉपरली किस पर्पस के लिए डिस्क्लोजर दोगे। हम